हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। ये अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर है और इसका पहला पार्ट होने वाला है। सो दिस वीडियो इज फॉर द फ्रेश सेशन दैट इज 25 एंड 26। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अब आप देखो यहाँ पे कि सबसे पहला तो हमें पार्टनरशिप को समझना पड़ेगा। अगर हमें इसका अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, इसके फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? तो 11th में आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है? तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गया, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, और फिर एक ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस था। ठीक है। सो उसी में से एक पार्टनरशिप है हमारा। नाउ पार्टनरशिप कहते किसे हैं? तो नॉर्मल सेंस में अगर किसी से पूछा जाए तो दो पर्सन के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट हो रहा है बिजनेस को लेके तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये बात भी सही है, बट एक्ट क्या कहता है? तो पार्टनरशिप के लिए इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ओके। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या दिया गया पार्टनरशिप का। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, द टर्म पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। नाउ व्हाट इट इज? रिलेशन। ये किस तरह का रिलेशन है? क्या ब्लड रिलेशन है? तो नहीं। तो किस तरह का रिलेशन है? सो वी कैन से ये रिलेशन है कॉन्ट्रैक्चुअल। ओके। ये कैसा रिलेशन है? इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म। तो बिना कोई अग्रीमेंट के पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बात हो गई कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, तो इसके लिए अग्रीमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। अग्रीमेंट काफी जरूरी हो जाता है इसके लिए। नाउ अग्रीमेंट किस तरह का हो सकता है? तो दो तरह के अग्रीमेंट हो सकते हैं। एक अग्रीमेंट होगा ओरल और दूसरा हो सकता है रिटन। ओरली मान लेते हैं दो पार्टनर हैं, वो आपस में ओरली यहाँ पे बात कर लिए कि चलो हम लोग बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट होगा उसे हम 2:3 के रेशियो में बांट लेंगे। तो ये ओरली अग्रीमेंट, ओरल अग्रीमेंट हो गया। एक होता है रिटन की जो भी बातें हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे हमने रिटन करवा लिया। अब रिटन कैसे? तो ड्यूली स्टैम्प्ड पेपर पे, ये कोर्ट के स्टैम्प पेपर पे होता है और सभी पार्टनर्स का साइन भी होगा। तो ये फिर अग्रीमेंट रिटन बन जाता है। ठीक है। सबसे पहला जो फीचर इससे निकल के आया, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। तो विच काइंड ऑफ रिलेशन? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इन विच अग्रीमेंट इज नेसेसरी। और अग्रीमेंट हमारा दो तरह का हो सकता है, ओरल या फिर रिटन, बट अग्रीमेंट इज मस्ट। नेक्स्ट, बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब यहाँ पे बात आता है कि टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन क्या है? तो कम से कम दो मेंबर्स, दो पार्टनर्स होने चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए भी। ठीक है। तो मिनिमम टू मेंबर्स, टू पार्टनर्स आर नेसेसरी। और मैक्सिमम क्या? तो मैक्सिमम इज 50। So the latest act defines that the maximum number of partner a partnership may have is 50। 50 से ज्यादा अगर होगा तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे हो सकता है 50। ओके। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। हु हैव अग्रीड? वी हैव टॉक्ड अबाउट द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के बारे में हमने बात कर ली। ये अग्रीमेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट हो गया। टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज मस्ट, है ना। बिजनेस का एग्जिस्टेंस बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, अभी जितना मैंने बताया कि दो चोर हैं, सपोज वो क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग में गए और वो आपस में वो लोग बात ओरली एक तरह का अग्रीमेंट कर लिए, सहमति जता लिए कि जो भी यहाँ पे लूट का पैसा मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे। नाउ आप सोचो, क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा? तो इन जनरल जो पार्टनरशिप का डेफिनेशन है कि दो पर्सन आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम एक बिजनेस करेंगे और उसका प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे। तो बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि हाँ ये पार्टनरशिप है, बट यहाँ पे बिजनेस नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा।
बिकॉज बिजनेस के लिए एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। लॉ के द्वारा वो बिजनेस इन्फोर्सिएबल होना चाहिए। इन्फोर्सिएबल का मतलब लॉ अगर मान्यता उसे प्राप्त कर देगी, मान्यता अगर देगी तभी जाके वो बिजनेस बन सकता है। जैसे किसी स्टेट में लीकर बैन होता है ना, और अगर ओपनली कोई शॉप ओपन कर दिया इन जनरल, तो फिर वहां पे पुलिस और गवर्नमेंट उसे अपोज करेगी और उस पर्सन को क्या करेगी, जेल भेज देगी और पेनाल्टी भी इम्पोज करेगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के द्वारा बैन था उसे इलीगल एक्टिविटी का नाम दिया गया और उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। सो बिजनेस होने के लिए इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ जरूरी है। उसी तरह से वो जो दो थीफ, जो दो चोर थे, उनका जो अग्रीमेंट था वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, बिकॉज देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। और एक बात आता है कि शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, कि आपस में वो अग्रीमेंट कर रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे। तो प्रॉफिट के बारे में ही मेंशन किया गया, लॉस क्यों नहीं मेंशन किया गया? तो लॉस इसलिए नहीं मेंशन किया गया क्योंकि बिजनेस का जो मेन मोटिव है दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरेट करना बिजनेस का मेन मोटिव है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये लॉस कवर्ड नहीं लिखा गया। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, carried on by all or any of them acting for all। carried on by all or any of them acting for all का मतलब क्या हो जाता है कि एक तो या तो सभी के द्वारा कलेक्टिवली चलाया जाए, ठीक है, या फिर किसी एक के द्वारा सभी को रिप्रेजेंट किया जाए। सपोज आप यहाँ पे देखो कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, ए और बी एक फॉर्म में पार्टनर हैं, या मान लो यहाँ पे तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, ये दूसरे फर्म, ये मान लेते हैं इनके फर्म का नाम जो है दैट इज रिच लिमिटेड, और ये दूसरे फर्म के पास जाते हैं, इसमें से बी जाता है एक दूसरे फर्म के पास, मान लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास गया बी और ये अग्रीमेंट कर रहा है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड रॉ मटेरियल्स का सप्लायर है, ठीक है, और अग्रीमेंट करके आ गया। और अगर मान लेते हैं कि कोई जो डेट था, ठीक है, जो कुछ कर्ज था या लोन था या पैसे एक्स वाई जेड के नहीं चुकाए गए, तो अब एक्स वाई जेड किसको पकड़ेगा? तो ऐसे इन जनरल बहुत लोग बोलेंगे कि बी को ही पकड़ेगा क्योंकि बी ही अग्रीमेंट करके आया था। तो नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, और ये जो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल जो है, इसमें इसका मतलब हो जाता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप या म्यूचुअल एजेंसी भी हम इसे कहेंगे। तो ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को दूसरों के एक्ट से भी बांधना और खुद दूसरे को अपने एक्ट से बांध लेना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बी यहाँ पे जब गया अग्रीमेंट करने के लिए तो अपने एक्ट से ये ए और सी को भी कलेक्टिवली बांध दिया, और ए और सी उसी टाइम क्या हुआ, बी के एक्ट के वजह से बंध भी गया, यानी बी ने जो कहा अब ए और सी पे भी वो लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम बी एजेंट हो गया इस सिचुएशन में, और ए और सी उस टाइम प्रिंसिपल हुआ। तो प्रिंसिपल एजेंट पार्टनर्स जो है वो दोनों है, प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है अपने फर्म के। म्यूचुअल एजेंसी के साथ चल रहा है कि कोई एक रिप्रेजेंट भी कर सकता है पूरे के पूरे फर्म को। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, पार्टनरशिप का फीचर्स है जो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये चीजें मेंशन की गई है ना, यहाँ पे ये चीजें मेंशन की गई हैं। टू और मोर पर्सन, जिसमें आपका मैक्सिमम 50, मिनिमम 2। अग्रीमेंट के बारे में हमने बात कर ली कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और रिटर्न अग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। वैसे आगे भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, business carried on by all or any of them acting for all, relationship of principal and agent। तो आप इसको पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और इसको आप पढ़ सकते हो। इसके बारे में जो भी जानकारी था वो मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। तो हम लोग आगे अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे,
दैट इज पार्टनरशिप डीड। देखो यहाँ से हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है अकाउंटिंग का वो स्टार्ट होगा और कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो सबसे पहला कि पार्टनरशिप डीड किसे कहेंगे। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड किसे कहेंगे। सो आपको अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ओरल अग्रीमेंट और रिटन अग्रीमेंट में ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा जिसपे विश्वास किया जाए वो कौन सा होगा, तो आप भी जवाब दोगे कि ऑब्वियसली सर रिटन ही होगा। नाउ रिटन क्यों होगा, क्योंकि रिटन जो है वो एक एविडेंस के तौर पे भी हमारा काम आ सकता है। ओरल तो बात से मुकर भी सकते हैं लोग कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला था, लेकिन अग्रीमेंट जब रिटन होगा तो फिर मुकर नहीं सकते। मुकरेंगे भी तो वहां पे मेंशन है कि आपका यहाँ सिग्नेचर है, आपने इस पे सहमति और कंसेंट अपना दिया है। सो एविडेंस के तौर पे काम आता है। तो वही जो अग्रीमेंट है जो रिटन फॉर्म में है और जिसमें पूरा पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया हुआ है, तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। So partnership deed is a written document which contains the terms and condition of partnership agreed upon by all the partners। सभी पार्टनर्स के द्वारा अग्री किया जा रहा है। The partnership deed must be signed by all the partners। Partnership deed is a written agreement among the partners which contain the terms of agreement। It is also known as articles of partnership। इसका दूसरा नाम क्या है, articles of partnership। नाउ अब हम लोग कुछ रूल्स, अच्छा पहले कंटेंट्स देख लेते हैं इसके कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो आप यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है पार्टनरशिप डीड में, इसके कंटेंट्स क्या क्या है। तो कंटेंट्स में जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एज वेल एज पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन, अगर पार्टनरशिप का ड्यूरेशन है तो वो भी मेंशन होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, interest on capital, drawing and interest on drawing, profit sharing ratio, interest on loan, partner salary or commission, methods of valuation of goodwill and assets, accounting period of the firm and duration of partnership, rights and duty of partner, how dispute will be settled, decision taken if some partner becomes insolvent, opening a bank account where it will be in the name of firm or partner। तो देखो इतना ही नहीं है, बहुत सारा हो सकता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, कंटेंट को उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है आपको। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब प्रोविजंस। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट होता है और ये जो रूल्स आपको बताए जाएंगे ये थ्रू आउट द बुक आपको काम आएगा। ठीक है, तो हर जगह डायरेक्टली मेंशन नहीं होगा बट इनडायरेक्टली ये काम जरूर आने वाला है आपको। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब देखो बात आता है कि अगर ओरल अग्रीमेंट होगा तो कोई पार्टनरशिप डीड रहेगा ही नहीं, है ना। तो उस केस में यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं गया, इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और इट इज साइलेंट ऑन एनी मैटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, या तो कुछ जो टॉपिक हैं उसके बारे में वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसको मेंशन ही नहीं किया है वो अपने पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं एब्सेंस में, यहाँ दो चीजें हो गई, या तो पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है और दूसरा कि बना है लेकिन कुछ टॉपिक जो है वो उसके बारे में कुछ बताता ही नहीं है, यानी कि मिसिंग है, साइलेंट है उसके बारे में। तो ऐसे केस में अगर डिस्प्यूट आता है, ठीक है, ऐसे केस में अगर डिस्प्यूट आता है या कोई सर्टेन प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजंस है वो लागू होगा। सो इस प्रोविजंस में क्या क्या लिखा गया ये देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले कि सैलरी या कमीशन के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या कुछ नहीं कहता है, सो यहाँ पे क्या है, नो रेम्यूनरेशन। कि रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कहीं पे काम करते हो तो जो भी उसके बदले में आपको मिलते हैं, है ना, काम करने के बदले में जो आपको दिया जाता है पैसा, उसे क्या कहते हैं, उसे रेम्यूनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आया कि सैलरी या कमीशन किसके बारे में, टू अ पार्टनर, कोई स्टाफ को, यहाँ पे स्टाफ का बात नहीं हो रहा। ठीक है, तो पार्टनर को सैलरी या कमीशन देने का कोई बात नहीं हुआ या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो अगर डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उस टाइम में नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड।
ठीक है, कोई तरह का सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा चीज है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है उसके बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा गया या डीड नहीं है और इनकेस डिस्प्यूट आता है तो फिर क्या होगा, इक्वली बांटा जाएगा, प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर बांटा जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट के बारे में अगर नहीं मेंशन किया गया है, सो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। If the agreement provide interest on capital, such interest is payable only out of available profit। और अगर अलाउ करती है तो प्रॉफिट होगा तभी जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी आगे प्रोविजंस पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर डीड में मेंशन नहीं है ना, या डीड है ही नहीं, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी सेम कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट वगैरह नहीं दिया हुआ है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा ड्राइंग्स पे। ठीक है, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। नाउ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या लोन्स बाय अ पार्टनर। तो जो पार्टनर ने जो पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है फर्म को, ठीक है, पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उस पे जो इंटरेस्ट देना होगा उस पार्टनर को, तो उस इंटरेस्ट के बारे में भी मेंशन नहीं किया गया। तो एक्ट कहता है कि 6% पर एनम 6% इंटरेस्ट अलाउ किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर मेंशन कर दिया गया, मान लेते हैं 7% या 8% डीड में मेंशन है, तो जो मेंशन है वही देंगे, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम दिया जाएगा। और इवन इन द केस ऑफ लॉस ऑल्सो, अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है फिर भी ये पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई नए पार्टनर का एडमिशन यहाँ पे हो रहा है या होना चाह रहा है, ठीक है, तो कैसे वो एडमिट हो सकता है, कैसे वो मेंबर या पार्टनर बन सकता है उस फर्म का, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो भी पार्टनर हैं उन सभी का सहमति, पूरी तरह से सहमति चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए बी एंड सी है पार्टनर और सी अपने बेटे को डी को वो पार्टनर बनाना चाह रहा है, और मान लेते हैं बी एंड सी अग्री कर रहा है, ए अग्री नहीं कर रहा है, तो फिर पार्टनर वो नहीं बन सकता है। ठीक है, सभी का पूरा सहमति चाहिए। ठीक है, माइनर भी पार्टनर बन सकता है, ये एक एक्सेप्शन है, माइनर कैन बिकम अ पार्टनर बट बाय द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। और माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टनर होगा, लॉस में पार्टनर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पे अभी जो हमने रूल पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन हमारा। अविनाश, विपिन एंड चेतन entered into partnership on 1st April 2024 with capitals of rupees 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh respectively. In addition to capital, Chetan has advanced a loan of rupees 2,50,000. Since they had no agreement to guide them, they faced following issues during and at the end of the year. कुछ इशू दिए गए हैं, तो यहाँ पे है कि अविनाश, विपिन और चेतन ये तीन पार्टनर है एक फर्म के जिनका कैपिटल 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख है, और फिर इससे एक्स्ट्रा जो चेतन है लोन दिया है फर्म को 2,50,000 का, और यहाँ पे कोई अग्रीमेंट नहीं है, सिंस देयर इज नो अग्रीमेंट। और इसमें ऐसे कुछ सिचुएशंस आपको दे रखे हैं और लास्ट में आपको बोलता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट एंड हेल्प देम रिजॉल्व दीज इश्यूज। तो आपको सजेशंस देने हैं जो अभी हमने रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है, अविनाश वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 7% पर एनम बट विपिन एंड चेतन डिड नॉट अग्री। तो विपिन एंड चेतन अग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये बात सही है क्योंकि कोई अग्रीमेंट तो है नहीं, देयर इज नो अग्रीमेंट। तो अगर अग्रीमेंट नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो डीड। और एक्ट कहता है कि अगर एब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, चेतन वांटेड द इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड टू हर एट द रेट 12%, सॉरी यहाँ पे मेंशन हर हो गया है, तो चेतन वांटेड इंटरेस्ट
on loan to be paid to him at the rate 12% per annum, but Avinash and Vipin wanted to pay 8% per annum. ठीक है, अब यहाँ पे चेतन ने लोन प्रोवाइड किया है ना, तो ये 12% इंटरेस्ट मांग रहा है और अविनाश और विपिन चाह रहे हैं कि 8% दे। तो तीनों का बात यहाँ पे रद्द किया जाएगा और एक्ट कहता है कि 6% से ज्यादा नहीं दे सकते, यानी 6% पर एनम देना है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड होगा चेतन को? 6%। ओके, नाउ अविनाश एंड विपिन डिमांडेड to share profit in the ratio of their capital contribution. Chetan is not in the agreement with this proposal. तो अविनाश और विपिन चाहता है कि जो प्रॉफिट शेयर हो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में हो। जैसे 10 लाख है, 8 लाख है, 5 लाख है, तो 10:8:5 इस रेशियो में बांटा जाए। लेकिन अग्रीमेंट नहीं है और चेतन इस अग्रीमेंट से मान भी नहीं रहा है। तो इस सिचुएशन में फिर क्या होगा? इक्वली प्रॉफिट बटेगा। जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड equally as per the provisions of Indian Partnership Act 1932. Now 3 हो गया, आगे बढ़ते हम लोग फोर्थ पे। फोर्थ में है कि विपिन being working partner demands a payment of ₹20,000 per month as remuneration for which other partners are not in agreement. तो विपिन बोल रहा है कि मैं वर्किंग पार्टनर हूं, इसी के वजह से मुझे 20,000 पर मंथ एज अ रेम्यूनरेशन चाहिए, ये सैलरी इसको ये कह सकता है। सो डीड है नहीं, तो कोई सैलरी और कमीशन या कोई तरह का रेम्यूनरेशन विपिन को नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, अविनाश विथड्रॉ 2 लाख फ्रॉम द फर्म फॉर हर पर्सनल यूज। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये हर हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया कि अविनाश विड्रॉ करता है 2 लाख फॉर हिज personal use. Vipin and Chetan demanded that interest on drawing will be charged from him at the rate 6% per annum. तो यहाँ पे आप देखो क्या बात बोला गया कि अविनाश विड्रॉ करता है 2 लाख पर्सनल यूज के लिए और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम मांगा जाए। तो ऐसा नहीं है, अगर डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। Next, Chetan wants to introduce her son, or we can say his son, as a partner, but Vipin object it. तो बात सही है कि यहाँ पे अगर कंसेंट नहीं दिया गया है सभी पार्टनर्स का, तो उसका जो सन है वो पार्टनर यहाँ पे नहीं बन सकता है, क्योंकि सभी का कंसेंट जरूरी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने एज पर द रूल्स पढ़े और इससे रिलेटेड और भी हमारे टॉपिक्स आएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। और इससे रिलेटेड आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।